पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामी जापान में आ चुके हैं, जिनकी वजह से अभी तक कम से कम 1,30,874 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन तमाम सुनामीज में सबसे खतरनाक 1741 में आया था, जिसमें समंदर की लहरों की हाइट 40 या 60 मीटर भी नहीं बल्कि 90 मीटर तक ऊंची हो गई थी, यानी न्यूयॉर्क की काफी बिल्डिंग से ऊंची। जापान के लिए खतरे की घंटी तो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामीज बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए। यहां तक कि एक ही दिन में 3 से 4 बार अर्थक्वेक जापान में रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया की बनिस्बत जापान में अर्थक्वेक इतने आम है कि यहां हर बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। दोस्तों, 2000 से लेकर 2022 तक जापान तकरीबन 5 मरतबा हर लिहाज के सुनामीज को झेलता रहा है, जिनमें 2011 का सुनामी सबसे खतरनाक और जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर की ईस्ट में समंदर के अंदर 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जो पूरे 6 मिनट तक लगातार चलता रहा। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहरें पैदा की, जो कि 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और जापान की कोस्ट लाइन से 10 किलोमीटर अंदर घुस चुकी थी। सुनामी का मसला ये है कि इसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं बनाई जा सकी जो सुनामी को सही से रिकॉर्ड कर पाए। सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको 8 मिनट पहले ही सुनामी की वार्निंग मिली थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का तो मौका ही नहीं मिला, जिसके नतीजे में 2,28,000 लोग अपने घर से बेघर हुए और 15,000 लोग मारे गए। दोस्तों, एक तरफ ये कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशंस ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जापान को एक तरह से विरासत में मिला है। जी हाँ, जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन ही कुछ ऐसी है। पैसिफिक ओशियन का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90%, जी हाँ 90% अर्थक्वेक, वॉल्केनो एरप्शन और सुनामी को हर घंटे बर्दाश्त करता है। और यही वजह है कि इस एरिया को द रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव और खतरनाक वॉल्केनोज मौजूद हैं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट से हमेशा घेरे हुए होते हैं। और जापान की ये अपनी किस्मत है कि वो इस रिंग के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। यही वजह है कि जापान की कोस्ट लाइन पर हर आए दिन अर्थक्वेक, टाइफून और सुनामी का आना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात हो चुकी है। इन सब मुश्किलात के बावजूद जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर कोस्ट लाइन एरियाज में मौजूद है, यानी यूं कहें कि हर वक्त खतरे में। अब पहाड़ों पर तो पूरे शहरों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी कोस्टलाइन सिटीज को बचाने के लिए जापान 90s से मेहनत करता आ रहा है, और इसके आइडियाज भी सबसे अलग हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, जापान ने अपने इन एरियाज को बचाने के लिए अपनी कोस्टलाइन पर सी वॉल बनाई है, और ये कोई नई बात नहीं। सी वॉल जापान की कोस्ट का एक अहम हिस्सा रही है। 1896 और 1933 में एक भयानक टाइफून ने जापान के टेरोनामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गांव कोस्ट लाइन डिफेंस सिस्टम की एक मिसाल बनकर उभरा, क्योंकि यहाँ जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गाँव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा लिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्ट लाइन सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 का सुनामी इन दो हैकल दीवारों से भी ज्यादा ऊंचा और खतरनाक था। सी वॉल, जो कि सिर्फ 8 मीटर की लहरों के लिए बनाई गई थी, उस टाइम के सुनामी की वेव 10 से 12 मीटर ऊंची थी। इन 8 मीटर की दीवारों ने इस सुनामी को काफी हद तक रोके रखा, लेकिन कई मकामात पर इन लहरों ने तो पूरे स्ट्रक्चर को ही रोन डाला। इसलिए 2011 के बाद जापान ने इन वॉल्स को और ज्यादा मजबूत और ऊंचा बनाने का फैसला किया। इस काम के लिए 12,000 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए, और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवार पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची है, जबकि इसकी बुनियाद जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है। इन दीवारों की चौड़ाई भी पहले से कई ज्यादा है, और इनका डिजाइन और स्ट्रक्चर खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस काम के लिए सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी को जनरेट किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया।
और हर तरह की वेव पैटर्न पर वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 का अर्थक्वेक जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी और कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले ही सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पर नोटिस किया गया कि 2011 की सुनामी के लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन लहरों ने फ्लड की सूरत में ट्रेवल किया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सी वॉल्स ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पर टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जब पानी सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहरों को यू टर्न वापस घुमा देगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे आने वाली दूसरी लहर का प्रेशर तोड़ देगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉटस्पॉट लोकेशन के करीब समंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब समंदर की तेज तरीन लहरें इन कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ती हैं तो सबसे पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है और उसके बाद ये 15 मीटर की वॉल्स। दोस्तों, इन द्विहेकल दीवारों के कई डिसएडवांटेजेस भी माने जा रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज इस वॉल से काफी तंग है, क्योंकि कई मकामात पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट खो बैठेगा। दोस्तों, जापान ने सुनामी को 2 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, लेवल 1 सुनामी जो 50 से 60 सालों में आता है, इनकी लहरों की लंबाई 15 मीटर तक लंबी होती है और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 की सुनामी जो कई सौ साल या 1000 साल में एक मर्तबा आती है, ये सी वॉल्स अकेले उसका भी मुकाबला नहीं कर सकती और इसके लिए जापान का प्लान है कि हर सुनामी हॉटस्पॉट पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो न सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेगी, बल्कि पानी जब वापस जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का भी काम करेंगे। जापान के सी वॉल इंजीनियरिंग का ये एक हैरानकुन कारनामा है और तबाहकुन सुनामी का सामना करने के लिए फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफात से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश करता जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल्स जापान को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकती। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समंदरों के लेवल को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ती जा रही है और अर्थक्वेक्स एक रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह अंदाजा है कि ये जाइंट स्ट्रक्चर इसको कुदरती आफात से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर आपको हकीकत बताऊं तो 12 अरब डॉलर्स का खर्चा करके जापान ने अपने लिए दरअसल टाइम खरीदा है, ताकि जब ये तेज तरीन और खतरनाक लहरें इन दीवारों से टकराएंगी तो इनका प्रेशर टूट जाएगा और तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को भरपूर लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।